बिनॉय, बादल और दिनेश, तीनों का नाम इतनी बार साथ ले चुकी हूँ, लगता है ये तीनों सगे भाई हैं, पर नहीं, ये तीनों सदा के लिए साथ में अमर हैं, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए महज 19 और 22 साल की उम्र में अपने प्राण त्याग दिए। मैं बात कर रही हूँ 1930 की, जब 3 युवा लड़कों ने कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग पर हमला किया। ब्रिटिश सरकार की नींव हिल गई। अटैक ऑन राइटर्स बिल्डिंग, बीबीडी अटैक या फिर अलिंदो वॉर। दिस एक्ट ऑफ करेज वॉज ब्रॉट टू लाइफ बाय 3 बंगाल वॉलंटियर्स, बिनॉय, बादल एंड दिनेश। लेफ्टिनेंट कर्नल नॉर्मन सिम्पसन 1940 के दशक में बंगाल के आईजी हुआ करते थे। वे जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए कुख्यात थे। उनके आदेश पर जेलों में बंद क्रांतिकारियों को खूंखार अपराधियों से पिटवाया जाता था। एक बार सुभाष चंद्र बोस पर भी जेल में हमला करवाया गया, जिनमें उनके साथियों देशप्रिय जतेंद्र मोहन, किरण शंकर रॉय और सत्यगुप्त को बुरी तरह पीटा गया। बंगाल वॉलंटियर्स ने इसका बदला लेने की ठानी। बंगाल वॉलंटियर्स ने अपने 2 क्रांतिकारियों दिनेश चंद्र गुप्ता और सुधीर बादल गुप्ता को मुंशीगंज से बुलवाया। मुंशीगंज आज बांग्लादेश में है। विनय कृष्ण वसु कोलकाता में पहले से ही मौजूद थे। जिस बंगाल वॉलंटियर्स के बुलाने पर बिनॉय, बादल और दिनेश अपनी जान की परवाह किए बिना आ गए थे, उसकी नींव खुद सुभाष चंद्र बोस ने रखी थी। मेजर सत्यगुप्त को समूह का प्रमुख नियुक्त किया गया था, जबकि सुभाष चंद्र बोस जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यरत थे। 1930 के दशक की शुरुआत में बंगाल वॉलंटियर्स के सदस्यों ने ऑपरेशन फ्रीडम शुरू करने का फैसला किया। शुरुआत में यह ऑपरेशन बंगाल के विभिन्न जिलों में पुलिस की बर्बरता के विरोध में शुरू किया गया था। अगस्त 1930 में क्रांतिकारी बंगाल वॉलंटियर्स ने मेडिकल स्कूल अस्पताल का दौरा करने वाले तत्कालीन कुख्यात पुलिस आईजी लोमैन की हत्या की योजना बनाई। 29 अगस्त 1930 को पारंपरिक बंगाली पोशाक पहने हुए बिनॉय वसु ने सुरक्षा को दरकिनार करते हुए लोमैन को करीब से गोली मार दी, जहां उनकी मौके पर ही मौत हो गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस का जाल बिछा होने के बावजूद भी बिनॉय ढाका से कोलकाता पहुंचने में कामयाब रहे। बंगाल वॉलंटियर्स का अगला लक्ष्य जेल कर्नल एनएस सिम्पसन थे, जो कैदियों के साथ अपने कठोर व्यवहार के लिए कुख्यात थे। मिशन साफ था, सिम्पसन को मारना है, और वो भी राइटर्स बिल्डिंग में घुस के, जो ब्रिटिश प्रशासन का गढ़ हुआ करता था। इन तीनों के लिए अंग्रेज़ी स्टाइल के सूट सिलवाए गए, उन्हें बंदूकें और गोलियां दी गई। बिनॉय को राजेंद्र गुहा के घर ले जाया गया। बादल और दिनेश को न्यू पार्क स्ट्रीट के एक गुप्त ठिकाने पर पहुंचा दिया गया। सिम्पसन को मारने के लिए तारीख तय की गई, 8 दिसंबर 1930, और प्लान बना कि ये तीनों खिदिरपुर में पाइप रोड के पास मिलेंगे। 8 दिसंबर 1930 को इन तीनों की जेबों के अंदर बंदूकें और कारतूसें भरी थीं। बादल ने अपनी जेब में पोटेशियम साइनाइड की कैप्सूल भी रख ली थी। ठीक 12 बजे इन तीनों का सफ़र शुरू हुआ। उन्होंने एक टैक्सी ड्राइवर से कहा कि उन्हें राइटर्स बिल्डिंग तक छोड़ दे। बिल्डिंग के गेट पर खड़े पुलिस वालों को उन पर ज़रा सा भी शक नहीं हुआ। वे तीनों सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सीधे सिम्पसन के कमरे की तरफ जाने लगे। कमरे के बाहर मौजूद गुहा, जो सिम्पसन के सेक्रेटरी, और फागू सिंह, जो सिम्पसन की प्यून थे, उन्होंने उनसे सवाल किया, क्या आप साहब से मिलने आए हैं? बिनॉय ने उल्टा उनसे सवाल पूछा, क्या वो अंदर है? फागू ने कहा, वो अंदर है लेकिन व्यस्त हैं। क्या आपने उनसे मिलने का समय ले रखा है? अगर आपके पास कोई विजिटिंग कार्ड है तो मुझे दे दें, या फिर इस रजिस्टर में अपना नाम लिख दें। मैं साहब को आपके बारे में बतला दूंगा, लेकिन आपको तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक अंदर से कोई जवाब नहीं आ जाता। तीनों ने आव देखा न ताव। फागू सिंह को धक्का देते हुए उन्होंने ज़ोर से दरवाज़ा खोल दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल सिम्पसन अपने कमरे में बैठे पत्र लिख रहे थे। इसके बाद पलक झपकते ही उनके रिवॉल्वर उनके हाथ में आ गए।
सिम्पसन का शरीर गोलियों से छलनी कर दिया गया। सिम्पसन का दफ्तर लंबे गलियारे के पश्चिमी शोर पर था। साथ ही वहाँ कई अंग्रेज अफसरों के दफ्तर थे। साहबों के कमरों के बाहर उनके अर्दली खड़े थे। गलियारों में कई क्लर्क अपनी बगल में फाइलें और कागज़ लिए गुजर रहे थे। ये नज़ारा देखकर गुहा चिल्लाते हुए कमरे के बाहर गलियारे के पश्चिमी शोर की तरफ भागे। फागू सिंह ने दौड़कर एक दूसरे अंग्रेज़ अफसर टर्नल बैरेट के कमरे में शरण ली। सिम्पसन वहीं कुर्सी पर बैठे बैठे मर गए। बैरेट ने तुरंत पास के लाल बाज़ार फ़ोन कर सुरक्षा बलों को सचेत किया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, राइटर्स बिल्डिंग में गोली चली है, सिम्पसन मारे गए हैं, तुरंत सुरक्षा सैनिकों को भेजिए। इसके बाद जो हुआ उसे इतिहास में बैटल ऑफ बरांडा या अलिंदो वॉर कहा जाता है। पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगाट और कुछ रिजर्व फोर्स के सैनिक 2 या 3 मिनट के अंदर ही राइटर्स बिल्डिंग पहुंच गए। इस बीच बंगाल आईजी क्रेग दूसरी मंजिल के अपने कमरे से हाथ में बंदूक लिए पहली मंजिल पर उतर आए। सिम्पसन को गोली मारने के बाद दिनेश, बादल और बिनॉय गलियारे में पश्चिम से पूर्व की तरफ चलने लगे। इसी बीच चारों तरफ गोलीबारी की खबरें फैल चुकी थीं और गलियारों में चल रहे लोग भागकर जहां जगह मिली वहां छुप गए। गलियारे में सन्नाटा छा गया था। तभी इन तीनों ने ज़ोर ज़ोर से वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। आईजी क्रेग ने इन तीनों युवकों को देखते ही उन पर गोली चला दी, लेकिन वो गोली इनमें से किसी को भी नहीं लगी। उस समय फोर्ड नाम का एक सार्जेंट अपने किसी प्राइवेट काम से राइटर्स बिल्डिंग में आया हुआ था। उसके पास कोई हथियार नहीं था। वो सीढ़ियों के पास खड़ा होकर सारा नज़ारा देख रहा था। उसने क्रेग के हाथ से उनकी रिवॉल्वर लेकर उन युवकों पर दोबारा फायरिंग शुरू की। बिनॉय, बादल, दिनेश दौड़ते हुए जवाबी फायरिंग करने लगे। कुछ ही देर में उनकी गोलियां ख़त्म होने लगी थीं। अब ज़रूरी था कि वो अपनी रिवॉल्वर को दोबारा से लोड करें। उन्होंने अपने आप को वरिष्ठ अधिकारी J.W. नेल्सन के कमरे के बाहर खड़ा पाया। बगल में ही पासपोर्ट ऑफिस था। बिनय और बादल अपनी रिवॉल्वर लोड करने के लिए अंदर घुस आए। दिनेश ने बाहर खड़े खड़े ही अपनी रिवॉल्वर को लोड करने की कोशिश की। जैसे ही नेल्सन ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, दिनेश ने उन पर फायर कर दिया। गोली नेल्सन की जांघ में लगी, लेकिन गोली लगने के बावजूद वो दिनेश से भिड़ गए और उनके हाथ से रिवॉल्वर छीनने की कोशिश करने लगे। गोली की आवाज़ सुनकर बिनॉय और बादल हाथ में रिवॉल्वर लिए पासपोर्ट दफ्तर से बाहर निकले। बिनॉय ने अपनी रिवॉल्वर के बट से नेल्सन के सिर पर प्रहार किया। नेल्सन ज़मीन पर गिर गए, लेकिन इसके बावजूद वो रेंगते हुए कमरे के बाहर निकलने में कामयाब हो गए। इसी बीच तीनों युवक भागकर फिर से पासपोर्ट दफ्तर में घुस गए। बिनॉय, बादल और दिनेश चारों तरफ से घिर चुके थे। जब तक लाल बाज़ार से रिज़र्व फोर्स नहीं पहुंची, क्रेग और फोर्ड के अलावा किसी इंसान की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने कमरे से निकल पाए। दूसरी मंजिल पर पुलिस के उच्च अधिकारियों के कमरे थे, लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकला। जैसे ही सुरक्षा कर्मियों का दल वहां पहुंचा, हालात बदलने लगे। जिस पासपोर्ट दफ्तर में बिनॉय, बादल और दिनेश मौजूद थे, उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। एक पुलिस ऑफिसर जोन्स ने जवाबी फायरिंग की। इस बार गोली दिनेश के कंधे पर लगी। वो घायल हो चुके थे, चारों तरफ से घिर चुके थे। दरवाजे के दोनों ओर बंदूकधारी सैनिकों ने अपनी पोजीशन ले ली थी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनको पता था कि सिर्फ एक चमत्कार ही उन्हें वहाँ से सुरक्षित निकाल सकता है, जिसके होने की कोई उम्मीद नहीं थी। जब ये लगने लगा कि वो पकड़े जाने वाले हैं और उनकी गोलियां ख़त्म होने वाली थीं, उन्होंने अपने आप को मौत के लिए तैयार किया। बादल ने अपनी जेब से पोटेशियम साइनाइड की कैप्सूल निकाली और उसे निगल गए। उनका शरीर निर्जीव होकर लुढ़क गया। तभी बाहर खड़े पुलिस वालों ने कमरे के अंदर से गोली चलने की आवाज़ सुनी। बिनॉय और दिनेश खुद को गोली मार चुके थे। बादल के पार्थिव शरीर को मुर्दाघर ले जाया गया, जबकि बिनॉय और दिनेश को अस्पताल पहुंचाया गया। अंग्रेज़ों की पूरी कोशिश थी कि इन दोनों को किसी तरह से बचा लिया जाए,
ताकि उनके षड्यंत्र के बारे में जानने का मौका मिल सके। डॉक्टरों ने इन दोनों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वो बिनॉय को बचा नहीं पाए। 13 दिसंबर 1930 को उन्होंने अपनी आखिरी सांसें लीं। उनकी मौत से 2 दिन पहले उनके पिता ने ब्रिटिश सरकार से अपने बेटे को आखिरी बार देखने की अपील की। सरकार ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। एंड टू अ मिरेकल, दिनेश, जो बुरी तरह से घायल हो चुके थे, मौत के मुंह से बाहर निकल आए। मामला कोर्ट तक पहुंचा। सुनवाई करते हुए जज रॉल्फ रोनाल्ड्स गार्लिक ने अपना फैसला सुनाया। हत्या की सज़ा मौत है। मुझे इस बात में कोई शक मालूम नहीं होता कि जिन 3 लोगों ने कर्नल सिम्पसन की हत्या की थी, दिनेश चंद्र गुप्त उनमें से एक थे। इसलिए मैं उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मौत की सज़ा सुनाता हूँ। कोर्ट के इस फैसले के बाद दिनेश चंद्र गुप्त को अलीपुर जेल भेज दिया गया। अलीपुर जेल में रहते हुए दिनेश ने 92 लेटर्स लिखे, जिसे आगे जाकर एक बुक में कंपाइल किया गया, जिसका नाम है आमी सुभाष बोलछी। दिनेश के आखिरी दिनों में उन्हें उनके परिवार वालों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। अंततः 7 जुलाई 1931 को सिर्फ 19 साल की उम्र में दिनेश चंद्र गुप्ता को फांसी दे दी गई। उनका शव अलीपुर जेल के पास ही जला दिया गया और उनके अवशेषों को नाले में बहा दिया गया। दिनेश के एग्जीक्यूशन को रुकवाने की बहुत सी कोशिशें की गईं। हस्ताक्षर अभियान चलाए गए। अंत में गवर्नर के पास उनकी मौत को रुकवाने की याचिका भी भेजी गई, लेकिन इन सभी को अस्वीकार कर दिया गया। कानून और व्यवस्था भंग होने की संभावना को देखते हुए उनकी फांसी की तारीख और वक्त को गुप्त रखा गया था, लेकिन इसके बावजूद उस खबर को छुपाया नहीं जा सका। अगले दिन एडवांस न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, डॉन्टलेस दिनेश डाइज एट डॉन। कोलकाता के हर सड़क पर लोगों ने पुलिस के भारी जमावड़े को देखा। ये संकेत था कि दिनेश चंद्र गुप्ता को फांसी दे दी गई है। दिनेश को फांसी दिए जाने के 20 दिन बाद उन्हें फांसी की सज़ा सुनाने वाले जज रॉल्फ रोनाल्ड्स गार्लिक को भी उनकी ही अदालत में कन्हई लाल भट्टाचार्य ने गोली मार दी। आज़ादी के बाद कोलकाता में बिनॉय, बादल और दिनेश के सम्मान में डलहौजी स्क्वायर का नाम बदलकर बीबीडी बाग रख दिया गया। बीबीडी यानी बिनॉय, बादल और दिनेश। मैं एक भारतीय हूँ, फिर भी मुझे दिनेश, बिनॉय और बादल की कहानी अब तक पता ही नहीं थी until and unless I visited Alipur Museum, which was then a jail. I don't know how many freedom fighters were there. There are so many freedom fighters जिनके बारे में हम लोगों को पता ही नहीं है। इंडिपेंडेंस डे के दिन, रिपब्लिक डे के दिन हम लोग अपने स्कूल्स, कॉलेजेस, डिफरेंट जगहों पर बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को सल्यूट करते हैं, उनको याद करते हैं। बट व्हाट अबाउट देम जिनकी हमें याद ही नहीं है, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। आज़ादी के लिए जितना संघर्ष नोन फ्रीडम फाइटर्स ने किया है, उतना ही संघर्ष अननोन फ्रीडम फाइटर्स ने भी किया है। आई होप अब आप बिनॉय, बादल और दिनेश की कहानी कभी नहीं भूलेंगे।